डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। आज डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन होता है उसकी क्रिया विधि क्या होती है, किस तरीके से होता है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। यानी क्रिया विधि, अधिशोषण की क्रिया विधि। क्या डिस्कस करेंगे? अधिशोषण की क्रिया विधि। लेकिन दो चीज पढ़ी थी हमने पहले, एक एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, एक एडजॉर्प्शन पढ़ा था। तो दोनों में एक तो बल्क फिनोमिना होता था और एक सरफेस फिनोमिना होता था। जो बल्क में होता था उसे हम कहते थे एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। क्या कहते थे उसे हम? अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है जो बल्क में होता है वो कहलाता है हमारा अवशोषण, और जो केवल सरफेस पर होता है, केवल सतह पर होता है, उसे कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं उसे हम? अधिशोषण। तो दोनों की जो क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होती है, जो बाहर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आकर चिपकते हैं, वो मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये तो है हमारा सरफेस फिनोमिना। क्या चीज है ये? सरफेस फिनोमिना। ये हमारा बल्क में हो रहा है, बल्क फिनोमिना। क्या है ये हमारा? बल्क फिनोमिना। यानी ये तो हो रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन, ये हो रहा है हमारा एडजॉर्प्शन। क्या हो रहा है? ये एडजॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बल्क में, सपोज करो हमने ये मॉलिक्यूल ले लिए, इस मॉलिक्यूल पर, ये मॉलिक्यूल जो है इसमें नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है, अपर साइड में भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में भी फोर्स लग रहा है, राइट में भी फोर्स लग रहा है। यानी एक जो बल्क में मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ है, जिसके कारण हम इसे एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, उस पर एफ नेट कितना होता है? जीरो। एफ नेट क्या होता है? जीरो। क्योंकि उस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से एक फोर्स लगता है। यानी अपर साइड में भी लगता है, लोअर साइड में भी लगता है, लेफ्ट में भी लगता है, राइट में भी लगता है। यानी ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों तरफ से एक फोर्स लगता है, जिसे कहते हैं हम बैलेंस फोर्स। ये क्या हो जाता है हमारा? बैलेंस्ड फोर्स, यानी संतुलित बल। क्या हो जाता है ये हमारा? संतुलित बल। तो जो फिनोमिना एब्जॉर्प्शन में होता है उस पर एफ नेट जीरो होता है, यानी कुल बल कैसा होता है? जीरो होता है। लेकिन यदि सरफेस की हम बात करें, सपोज करो सरफेस पर हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया और इस मॉलिक्यूल पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एक फोर्स लेफ्ट साइड में, एक फोर्स राइट साइड में, यानी इस पर तीन फोर्स लगते हैं, और ऊपर की तरफ इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, और इसीलिए इसमें एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। टोटल बल जो होता है जीरो नहीं होता, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ कोई भी बल कार्य नहीं करता है, और इसीलिए इस बल को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, यानी असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। वो किस लिए होता है कि देखिए यहाँ पर जीरो कैसे हो गया? यानी लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर खींचेंगे तो कैसा हो गया? जीरो। ऊपर और नीचे दोनों आपस में खींचेंगे तो कैसा हो गया? जीरो। तो टोटल बल कैसा होता है? एफ नेट जीरो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट अपनी तरफ खींचते हैं तो बल जीरो हो जाता है, नीचे की साइड खींचते हैं, ऊपर की साइड कोई बल नहीं होता, इसलिए ये कैसा होता है? एफ नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ नॉट जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एयर में बाहर फ्रीली मूव करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते रहते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या करते रहते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। अब सपोज करो इस मॉलिक्यूल का, भाई अपर साइड में भी एक बल चाहिए, तो ये क्या करता है? बाहर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ये बाहर के मॉलिक्यूल को
अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर, आकर्षित करता है। कहता है कि ये मेरे ऊपर जो बल आ रहा है उससे ये जो होते हैं बल चिपकते हैं। क्या कहते हैं, ये बाहर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो चिपकते हैं और इस कारण ये अपना बल भी क्या करता है, संतुलित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब अट्रैक्शन होता है अन्य मॉलिक्यूल का इसके साथ में, जैसे ही जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। जब कोई भी चीज अट्रैक्ट होती है तो वो क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। और ये प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पहले भी बता चुका हूं। एक्सोथर्मिक आर दो रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी एक्सोथर्मिक वे क्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा निकलती है। तो जिन क्रियाओं में ऊर्जा निकलती है वो कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। और जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक। इसीलिए जो एडजॉर्प्शन होता है, ये एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसीलिए एडजॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें से एनर्जी निकलती है। अब इससे दो चीजें स्पष्ट होती हैं। एक जो एडजॉर्प्शन होता है इसमें दो चीजें आती है, एक आती है एंट्रोपी और एक आती है एंथैल्पी। क्या आती है, एंट्रोपी और आती है एंथैल्पी। जब यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है यानी प्रोसेस क्या है हमारा, प्रोसेस है हमारा एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो एंथैल्पी है उसमें भी डिक्रीजमेंट होगा और जो एंट्रोपी है उसमें भी डिक्रीजमेंट होता है। तो दोनों चीज कैसी होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, दोनों डिक्रीज होती है। दोनों कैसी होती हैं, डिक्रीज होती हैं, यानी दोनों में कमी आती है। और दोनों में जब कमी आती है तो इसलिए डेल्टा एच निगेटिव होता है और डेल्टा एस आल्सो निगेटिव होता है। यानी डेल्टा एच का मान भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। और डेल्टा एस का मान भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन दोनों का मान घटता जाता है। और जब इन दोनों का मान घटता जाता है तो ये कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसके बाद में यदि डेल्टा जी का मान 0 से कम है, यानी कोई भी रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस करनी है यानी किसी रिएक्शन को आसानी के साथ करना है तब उसमें डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। 0 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब 0 से कम होता है डेल्टा जी का मान तब ये रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसमें एक चीज आती है फैसिबल और नॉन फैसिबल। फैसिबल का मतलब जो रिएक्शन आसानी के साथ हो जाए, नॉन फैसिबल जो रिएक्शन आसानी के साथ ना। डेल्टा जी का मान भी इसमें क्या होता है, 3 तरह से होता है। और ये कैसा आता है, निगेटिव आता है, यानी 0 भी आता है, निगेटिव आता है, 0 आता है। और एक तरह से ये जो होता है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसा हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। कैसा हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। तो देखें कैसे 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मान यदि कैसा हो, इनिशियल में एक तो हो हमारा इनिशियल, कैसा हो, इनिशियल। एक हो हमारा इक्वल और आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। यानी 3 कंडीशन होती हैं, एक इनिशियल होता है, एक इक्वल होता है और एक होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जो इनिशियली होता है इसमें डेल्टा एच का मान जो होता है ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, यानी डेल्टा एच कैसा होता है हमारा, निगेटिव होता है। यानी गिब्स फ्री एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब शुरू में क्या होगा, डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा तो डेल्टा जी आल्सो हमारा क्या होगा, निगेटिव होता है। एक समय ऐसा आता है देखिए जब ये मान कैसा होगा हमारा, डेल्टा एच निगेटिव और टी एस हमारा कैसा होता है, निगेटिव। और टेम्परेचर हमारा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और डेल्टा एच का मान कैसा है नेगेटिव, तो डेल्टा जी कैसा होगा नेगेटिव। तो प्रारंभ में डेल्टा जी का मान यदि नेगेटिव है होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, ये कंडीशन होती है हमारी इनिशियल। और यदि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाए, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाए टी डेल्टा ऐसा हो जाए, यानी दोनों का मान बराबर हो जाए, तब डेल्टा जी का मान कैसा होगा जीरो, और जब जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं इक्वल कंडीशन। एक कंडीशन होती है हमारी तीसरी आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि टी डेल्टा एस जो होता है वो हमारा ग्रेटर हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। डेल्टा एच से टी डेल्टा एस का मान कैसा हो जाता है अधिक हो जाता है, और जब ये अधिक हो जाता है तो कैसा मान आता है डेल्टा जी का पॉजिटिव मान आता है। इसीलिए ये कहते हैं इस कंडीशन पर आफ्टर लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस होता है डिसॉर्प्शन का। कैसा होता है डिसॉर्प्शन। और जब ये डेल्टा एच का मान होता है तो यहाँ पर होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। दो चीजें आई, इनिशियल में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा डिसॉर्प्शन होता है। यानी जब इनिशियल में डेल्टा एच का मान अधिक होता है तब अवशोषण होता है, और बहुत समय के बाद जब टी डेल्टा एच का मान अधिक हो जाता है तब वहाँ डिसॉर्प्शन होता है, यानी शोषण होता है, विशोषण क्या कहते हैं इसे, विशोषण होता है। तो ये मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म और ऑफ एडजस्टमेंट यानी अधिशोषण की क्रियाविधि। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।